हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो पेपर है आईसीएआर का, वो ये पेपर 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, इस पेपर का जो मैथ्स का जो सॉल्यूशन है वो मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और भी मैं जो शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, जैसे 7 जुलाई का जितना भी शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका मैं करा चुका हूँ। ठीक है, और भी कुछ शिफ्ट बाकी है, उसका भी मैं आगे करा दूंगा आगे के लेक्चर में। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और बोलनी है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जो बेल बटन है उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि x और 221 का HCF 3x माइनस 187 के रूप में निरूपित किया जा सकता है तो x का मान निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, ये बताना है। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपको पुट करके बनाना पड़ेगा। अगर हम लोग ऑप्शन ले लेते हैं एक नंबर यानी 57 ले लेते हैं, यानी x इज इक्वल टू 57 ले लेते हैं। ठीक है, तो 57 ले करके और हमको 57 और 221 का HCF निकालना है। ठीक है, इसका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि x का जो वैल्यू लिए हैं 57, इस 57 को हम लोग पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, यानी 3x माइनस 187 में पुट करेंगे इसको। ठीक है, अगर हम देखेंगे कि क्या इसका जो HCF यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू 1 आता है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोग पुट कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन, x इज इक्वल टू 68। ठीक है, 68 और 221 का हम लोग निकाल लेंगे HCF। इसका HCF आता है मेरा 17। क्लियर है, फिर इसी 68 को हम लोग पुट करेंगे 3x माइनस 187 में। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लोग इसमें पुट करते हैं तो इसमें मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो 7 आ रहा है, यानी ये 17 और ये 17 दोनों इक्वल है, तो इसलिए मेरा जो आंसर होगा ये सही होगा। ठीक है, इसको हम लोग ऑप्शन मेथड से ही बना सकते हैं। ठीक है, और कोई मेथड आप लोग के दिमाग में अगर है तो आप लोग इसको बना करके आप लोग इसको मेल कर सकते हैं दीपेश एकेडमी 30@gmail.com पे, या फिर मैं आपको जो ईमेल आईडी है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी बिंदु ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर स्थित है। पी ए एम और पी बी एन वृत्त के बाहर बिंदु पी से क्रमशः ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। बिंदु क्यू प्रमुख चाप ए बी पर इस प्रकार है कि एंगल क्यू ए एम 60 डिग्री और एंगल क्यू बी एन 50 डिग्री है। एंगल ए पी बी की माप अंश में ज्ञात करना है। क्लियर है, देखिए ये वाला फिगर बनेगा इसमें। ठीक है ना, ये फिगर बनेगा यहाँ पे। देखिए, पी ए एम और पी बी एन वृत्त के बाहर बिंदु पी से क्रमशः ए बी और वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है ना, देखिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, और ये लाइन हो गया पी बी एन और ये लाइन हो गया पी बी एम। क्लियर है, और बोल रहा है कि बिंदु जो क्यू है वो प्रमुख चाप ए बी पर है, यानी मेजर जो थी होता है आर्क होता है उस पर है। ये तो माइनर आर्क हो गया, ये मेरा हो गया मेजर आर्क। ठीक है ना, जो जो बड़ा सा होगा। तो यहाँ पे एक बिंदु है क्यू है। ठीक है, और हमको एंगल दिया हुआ है क्यू ए एम, यानी क्यू ए और एम का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री, और एंगल मेरा क्यू बी और एन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि ये चीज़ हम लोग को पता है कि अगर कोई अगर एक सर्कल है, उस सर्कल पे एक मेरा अगर स्पर्श रेखा है और उस स्पर्श रेखा से अगर सटा हुआ है अगर ट्रायंगल बनता है, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक ये वाला एंगल और इसके जो इस एंगल को छोड़ करके इसके सामने में जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, समान होगा। क्लियर है, तो ठीक उसी तरह से जब ये वाला मेरा एंगल है, ठीक इस एंगल को छोड़ के इसके सामने वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। ठीक ये वाला जो एंगल है 50 डिग्री, इस एंगल को छोड़ करके इसके सामने वाला एंगल ये 50 डिग्री होगा। क्लियर है, तो इस तरह से मेरा जो ट्रायंगल है मेरा क्यू ए बी का, इसका हमको निकल गया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल निकल गया। ठीक है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्यू बी ए क्यू बी निकाल सकते हैं। क्लियर है, और साथ ही साथ हम लोग ये वाला एंगल भी निकाल सकते हैं, एंगल ए बी और पी। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, और एक स्ट्रेट लाइन जो है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये वाला हो गया मेरा 50 डिग्री, ये वाला हो गया मेरा 60 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 60 110, और 110 तो ये वाला एंगल हो जाएगा मेरा 70 डिग्री। ठीक है,
क्लियर है। ठीक उसी तरह से जो ये वाला जो स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन पी ए एम, इसमें देखिए ये वाला जो एंगल मेरा दिया हुआ है कितना, ये वाला एंगल मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये वाला जो एंगल मेरा दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, तो 60 प्लस 50 कितना हो गया 110, और यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 में से घटा देंगे 110 को, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया मेरा 70 डिग्री। यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री और ये वाला एंगल मेरा 70 डिग्री। ठीक है, तो 70 और ये 70 140 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए पी और बी कितना हो जाएगा, एक जो ट्रायंगल होता है उसका सारे एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो इसीलिए एंगल मेरा ए पी बी का वैल्यू हो जाएगा कितना 180 में से 140 घटा देंगे यानी 40 डिग्री। क्लियर है, और इस तरह से आप एंगल दिया हुआ है। बाद बाकी मैंने इसका सोल्यूशन किया हुआ है, मैंने आपको क्वेश्चंस को समझा दिया कैसे बनाना है, आप ये सोल्यूशन भी देख सकते हैं अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी ने शुरुआत में अपने माल पर 28% बढ़ाकर मूल्य अंकित किया हो, तो माल को बिना किसी लाभ या हानि के बेचने के लिए वह अपने द्वारा अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दे सकता है। ठीक है ना, अगर जैसे कोई एक व्यापारी है वो क्या करता है कि वो 28% बढ़ा करके मूल्य को अंकित कर देता है। ठीक है ना, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता और ना ही वो लॉस में जाना चाहता है। तो जो बढ़ा करके जो मूल्य जो उस पर अंकित किया है तो उस पर उसको कितना छूट देना पड़ेगा। ठीक है, यही हम लोग को पता करना है। क्लियर है, देखिए मान लेते हैं कि उसका जो सीपी है, वो जो वस्तु खरीदता है उसका सीपी कितना है, यानी क्रय मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस कितना हो गया एक्स का 128%, क्योंकि वो 28% बढ़ा के लिख रहा है इसलिए 128% निकालेंगे, यानी 32x/25। वह बिना लाभ या हानि पर बेचने के लिए कितना छूट देगा, तो क्या करना पड़ेगा उसको, देखिए इतना उसका मार्क प्राइस हो गया, इतना इसका सीपी हो गया, तो उसको छूट कितना देना पड़ेगा। तो मार्क प्राइस में से हम लोग सीपी को घटा देंगे ना, तो मेरा छूट कितना देना पड़ेगा, तो 32x/25 माइनस x घटा देंगे, यानी 7x/25 रुपये का उसको छूट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज छूट निकाल लेंगे यहाँ पे, ये मेरा छूट हो गया और ये मेरा मार्क प्राइस हो गया। ठीक है, छूट जो दिया जाता है हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा छूट हो गया, ये मेरा मार्क प्राइस हो गया इंटू 100। जब हम लोग इस सारे को सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 21.875%। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा से आ रही 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है, हम लोग को यहाँ पर निकालना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन मान लेते हैं, मेरा जो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन है, यहाँ पे 2 रेलगाड़ी है ना, तो लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना है 220 मीटर जो गिवन है, और स्पीड भी दिया हुआ है फर्स्ट ट्रेन का 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में, यानी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड ट्रेन जो है वो कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, जो सेकंड ट्रेन है वो अपोजिट साइड से आ रही है, यानी उल्टी दिशा से आ रही है। ठीक है, इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है आगे सॉल्यूशन करने से पहले। देखिए लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन हम लोग को दिया हुआ है 230 मीटर। ठीक है ना, तो टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, यानी जो दोनों ट्रेनें हैं, जो पहली ट्रेन और जो सेकेंड ट्रेन है, एक दूसरे को कितने सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो वो 9 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। ठीक है ना, तो हम लोग को निकालना है स्पीड ऑफ सेकेंड ट्रेन। तो सेकेंड ट्रेन की स्पीड क्या होगी ये हम लोग को निकालना है। क्लियर है, देखिए इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि टोटल लेंथ निकाल लेंगे दोनों ट्रेन की। ठीक है, कितनी लंबाई है, तो पहले ट्रेन की है 220 मीटर और दूसरे ट्रेन की है 230 मीटर। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिया यानी 450 मीटर। क्लियर है, अब हम लोग को निकालना है इफेक्टिव स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन एंड सेकेंड ट्रेन बोथ। ठीक है, और हम लोग को ये चीज़ पता है कि अगर जब 2 ट्रेनें जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, फिर चल रही होती हैं, तो दोनों का स्पीड क्या होता है, जुट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो टोटल जो मेरा डिस्टेंस है और मेरा जो टोटल जो टाइम है यहाँ पे, उसे डिवाइड कर देंगे, तो फर्स्ट ट्रेन और सेकंड ट्रेन का इफेक्टिव स्पीड निकल जाएगा, यानी 50 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, तो जब हम लोग को पता है कि दोनों स्पीड को जोड़ने से आया होगा, यानी पहले ट्रेन का स्पीड और सेकंड ट्रेन का स्पीड जोड़ने पे इतना आएगा मेरा 50 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन, 50 में से पहले जो स्पीड है उसको घटा देंगे,
तो मेरा आ जाएगा कितना 30 मीटर पर सेकंड, और इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजाओं के वर्गों का योग 2704 मीटर स्क्वायर है, वर्ग का परिमाप कितना होगा। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। माना वर्ग की एक भुजा x है, तो वर्ग के 4 भुजा होते हैं, हम लोग को पता है ABCD यानी x x x x, और इसमें बोल रहा है कि वर्ग के भुजाओं के वर्गों का योग यानी x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2704, ऐसा गिवन है मेरा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल लें हम लोग 676 आया, यानी x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 676, और 676 किसका स्क्वायर होता है 26 का, ठीक है। तो मेरा यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, यानी एक भुजा का वैल्यू मेरा निकल गया 26, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुने 1 भुजा यानी 104 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 अलग अलग वर्षों में 5 व्यक्तियों द्वारा अर्जित राशि लाख रुपये में है, ठीक है। ये 5 पर्सन्स हैं, इनके द्वारा ये सब अर्जित राशि है लाख रुपये में, क्लियर है। और ये मेरा ईयर्स दिया हुआ है 2017 में, 2018, 2019, 2020, 2021 में, क्लियर है। वर्ष 2018 में Q और वर्ष 2020 में इस द्वारा अर्जित कुल राशियों का योग वर्ष 2021 में और वर्ष 2021 में R और T द्वारा अर्जित राशियों के योग का लगभग कितना प्रतिशत है, ठीक है। देखिए 2018 में Q कितना है 3.50 लाख, ठीक है। और बोल रहा है कि 2020 में S कितना है 8.42, ठीक है ना। तो इसके द्वारा अर्जित राशि कितनी है 3.5 प्लस 8.42, दोनों को जोड़ लिए हम लोग 11.97। फिर बोल रहा है कि 2021 में R और T द्वारा अर्जित राशियों का योग 2021 में R कितना है 7.12, और 2021 में R और T दोनों का, 2021 में R का हो गया 7.12 और T का हो गया 6.56, क्लियर है। ये दोनों को जोड़ लेंगे हम लोग 13.68, ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि RT द्वारा अर्जित राशियों के योग का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी ये वाला जो है Q और S का जो अर्जित राशि है वह इसकी राशियों का कितना प्रतिशत है। तो मान लेते हैं इसकी राशियों का X प्रतिशत है ये Q और S का, यानी 11.97। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे। तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा मेरा 87.5%, जो अप्रॉक्स किसके होगा 87% के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है लगभग निकालना के लिए, तो लगभग कितना हो जाएगा 87%। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 120 वस्तुएं खरीदी और 45 वस्तुएं 12% के लाभ पर बेची और शेष वस्तुएं 25% के लाभ पर बेची। यदि उसने उन सभी को 15% के समान लाभ पर बेचा होता तो उसे 126.69 रुपये कम मिले होते। तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। मान लेते हैं कि एक वस्तु का कीमत कितना है 100 रुपया है, जो कि दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं 100 रुपया है एक वस्तु का कीमत। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 45 वस्तु को बेच रहा है 12% के लाभ पे, तो पहले CP कितना हो जाएगा, यानी क्रय मूल्य कितना होगा 45 वस्तु का, तो 45x हो जाएगा। और उसको बेच रहा है 12% के लाभ पे, तो हम लोग उसका SP निकाल सकते हैं, यानी सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो 45x का 112% निकाल लेंगे, तो कितना है 252x/5, ठीक है। फिर बचे कितना गया 120 में से 45 घटा देंगे तो उसका CP कितना हो जाएगा, यानी 120 में से 45 को घटाएंगे तो मेरा 75 आएगा। तो 75 गुने x यानी 75x मेरा क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। और बोल रहा है कि 75 का, और इसको बेच रहा है कितना के लाभ पे, इसको बेच रहा है 25% के लाभ पे। तो 75 जो सामान है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 75x का 125%, ठीक है। तो जब 75x जब निकालेंगे 125% तो मेरा आ जाएगा 375/4x, ठीक है। 375x/4, क्लियर है। यदि 120 वस्तुओं को अगर बेचे 115% के लाभ पर तो उसका SP कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 120 वस्तुओं का CP कितना हो जाएगा, यहाँ पे CP लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना।
देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। देखिए 120 वस्तुओं का जो सीपी कितना हो जाएगा, 120x होगा, ठीक है ना। एक सौ 20 वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 120 गुने एक्स यानी 120x, ठीक है। तो 120 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा, यानी 120x का 115/100 यानी 15% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है। क्लियर है। 115% के लाभ पे बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 690/5। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 690x/5। क्लियर है। चलिए देखिए, अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम लोग उसको 115 अगर उस 120 वस्तु जो है उसको अगर हम 15% के लाभ पर बेचते हैं, ठीक है ना, तो उसको कितना की हानि होती है, 126 रुपये 69 पैसे की हानि होती है, ठीक है। अगर हम लोग इस रेट पे बेचेंगे, अगर उसको इस रेट पे बेचेंगे, ठीक है ना, तो यानी उसको 126 रुपये 69 पैसे कम मिलेंगे, ठीक है ना। यानी पहले जो था दो रेट था, पहला तो रेट था 12% के लाभ पे, दूसरा जो रेट था मेरा 25% के लाभ पे, उसको जो बेचे और अगर हम लोग सबको बेच दे 15% के लाभ पे तो हम लोग को 126 रुपये 69 पैसे कम मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसको यहाँ पे हम लोग पुट कर दिए, यानी पहला जो यहाँ पे एसपी है, सेकंड एसपी दोनों को जोड़ दिए और फिर ये वाला जो एसपी है उसको इसमें से घटा दिए, ठीक है ना। तो हमको इतना रुपये कम मिलता है, ठीक है। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद हमको एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 20.6 रुपया, ठीक है ना। यानी प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है और अब प्रत्येक और माने हैं यहाँ पे कि एक वस्तु का कीमत कितना होगा, यानी एक्स माने हैं। तो मेरा आ गया मेरा एक्स का वैल्यू 20.6 रुपया, जो आंसर नंबर 1 में दिया हुआ है, गिवन ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरा 15.5 मीटर लंबा और 8.1 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श को 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर आकार की आयताकार टाइलों से ढका जाना है, ठीक है। तो 6.25 रुपये पर टाइल की दर से फर्श पर टाइल लगाने की कुल लागत कितनी होगी, ये पता करना है, ठीक है ना। तो फर्श का क्षेत्रफल मेरा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। ये मेरा लेंथ हो गया, मेरा ब्रेथ हो गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 15.5 गुने 8 मीटर स्क्वायर। और टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये मेरा दिया हुआ है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग को या तो करना पड़ेगा सेंटीमीटर में या फिर मीटर में, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, ठीक है ना। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25 गुने 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो उसमें 10,000 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेंगे, यानी जितना फर्श का क्षेत्रफल होगा उसमें डिवाइड कर देंगे टाइल के क्षेत्रफल से, तो मेरा नंबर ऑफ टाइल्स निकल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टाइल्स मेरा आया 5,580 टाइल्स, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया हुआ है रेट कि एक टाइल का कीमत दिया हुआ है 6.25 रुपये, तो 5,580 टाइल्स का कीमत कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा 34,875 रुपया, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक निश्चित राशि 4 वर्षों में इतना हो जाती है, यानी 16,896 हो जाती है, तो वह राशि कितनी है ये निकालना है, ठीक है ना। मेरा दर दिया हुआ है 8% और मेरा समय दिया हुआ है 4 वर्ष और मेरा अमाउंट दिया हुआ है यानी मिश्रधन दिया हुआ है 16,896 रुपया, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अमाउंट कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग को अमाउंट निकालना होता है तो उसमें हम एसआई में 100 जोड़ देते हैं। और एसआई कैसे निकालते हैं, दर गुने समय, दर गुने समय कर देंगे तो मेरा एसआई का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अगर हम लोग को निकालना है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अमाउंट, यानी अमाउंट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे उसमें 100 जोड़ देंगे, ठीक है ना। यानी 100 प्लस इसका समय गुने दर, 100 प्लस समय गुने दर कर देंगे, यानी 132%। यानी इसका जो अमाउंट कितना होगा
132% होगा, यानी 132 जो परसेंट है, जो अमाउंट है मेरा, वो 16,896 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। और जो मेरा 100 रुपये क्या होता है, 100 रुपये हमेशा मेरा मूलधन होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 100% निकाल लेंगे। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा 100% का वैल्यू कितना आएगा, 12,800 रुपये आएगा। और यहाँ पे पूछ भी रहा है कि वह राशि कितनी है, और राशि पूछने का मतलब है कि उसका मूलधन कितना है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 16.5 वर्ष है और 16 वर्ष की औसत आयु वाले 15 नए विद्यार्थी कक्षा में सम्मिलित हुए, जिससे औसत आयु जो है 0.125 वर्ष कम हो गई। तो कक्षा में पहले कितने विद्यार्थी थे ये निकालना है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं पहले कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 1 है, क्योंकि हम लोग को पता तो है नहीं। तो विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो 16.5 जो मेरा औसत दिया हुआ है उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। तो 15 विद्यार्थी शामिल होने पर नई औसत आयु कितनी है। देखिए पहले मेरा इतना था, लेकिन 15 विद्यार्थी जब शामिल होते हैं 16 वर्ष वाले, तो उसमें उसकी औसत आयु इतनी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो 15 विद्यार्थी शामिल होने पर नई औसत आयु कितनी हो जाती है, तो 16.5 में से 0.125 को घटा लेंगे तो मेरा आ जाएगा 16.375। ये मेरा नई औसत आयु हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पुरानी औसत आयु है और ये मेरा नई औसत आयु है। क्लियर है। देखिए 15 विद्यार्थी का कुल आयु है कितना, तो देखिए 15 विद्यार्थी में बोल रहा है कि एक विद्यार्थी का 16 वर्ष की औसत आयु वाले, यानी 15 विद्यार्थी जो शामिल होते हैं उनका औसत आयु कितना है, 16। तो उन 15 विद्यार्थियों का कुल आयु कितना हो जाएगा, तो उस 16 में 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यानी मेरा आ जाएगा 240 वर्ष। क्लियर है। देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, यानी कुल विद्यार्थियों की आयु इतनी हो गई और जो शामिल होते हैं इतनी हो गई, ठीक है ना। यानी जो शामिल हुए और जो पुरानी जो है उस दोनों को ऐड कर दिए, ठीक है ना। और नीचे जो है यहाँ पे एक माने हैं पहले विद्यार्थियों की संख्या इतनी थी और 15 ऐड हो गए, ठीक है। तो जब हम लोग कुल यानी पुराना और नया आयु, और जब पुराने बच्चे जितने थे और उसमें नए बच्चों को जोड़ करके जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो मेरा नया औसत आयु निकल जाएगा। तो नया औसत आयु कितना आया है, 16.375, ठीक है। और जब हम लोग इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो कितना आएगा, 45 विद्यार्थी। x का वैल्यू मेरा आ जाएगा 45, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग को दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको मैंने क्वेश्चन समझा दिया कैसे बनाना है, ठीक है। और जो है ये ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बर्तनों में क्रमशः 75% और 60% दूध है। यदि पहले बर्तन से 4 लीटर और दूसरे बर्तन से 5 लीटर दूसरे बर्तन में मिलाया जाता है, ठीक है, तो परिणामी घोल के 12 लीटर में पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है। देखिए अगर इसमें देखिए मान लेते 2 बर्तन हैं, तो पहला बर्तन मान लेते हैं ए और दूसरा बर्तन मान लेते हैं बी, ठीक है। तो इसमें दूध का प्रतिशत कितना है, 75%। तो इसमें पानी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 25%। इसमें दूध का प्रतिशत है 60%, तो इसमें पानी का प्रतिशत हो जाएगा 40%। क्लियर है। देखिए और ए में से निकाला जाता है 4 लीटर और बी में से निकाला जाता है 5 लीटर, ठीक है ना। और इसमें से जब हम लोग निकालेंगे 4 लीटर दूध निकालेंगे बर्तन ए में से, तो इसमें मिल्क कितना होगा, तो 4 लीटर का 75% ना मिल्क होगा, तो 4% का 75% निकाल लेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, 25 × 75, 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, यानी मेरा मिल्क का जो मात्रा कितना है, 3 ही लीटर है, ठीक है ना। और हम लोग वो बर्तन बी में से निकालते हैं 5 लीटर, तो 5 लीटर का 60% कितना होगा, यानी 3 लीटर, ठीक है ना। यानी बर्तन ए से मिल रहा है मेरा 3 लीटर दूध और मेरा बर्तन बी से मिल रहा है मेरा 3 लीटर दूध। ये प्योर दूध है, 3 और 3, ठीक है ना। तो टोटल मिल्क का मात्रा कितना हो गया, 6 लीटर। अब हम लोग निकाल लेते हैं पानी कितना लीटर है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली पता चल जा रहा है कि 9 में से यानी टोटल मेरा दूध निकाल कितना रहे हैं, 4 लीटर निकाल रहे हैं और 5 लीटर निकाल रहे हैं। ए में से निकालते हैं 4 लीटर, बी में से निकालते हैं 5 लीटर, तो दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है, 9 लीटर आ रहा है। यानी टोटल 9 लीटर के मिक्सचर में से मेरा 6 लीटर का प्योर दूध है, तो मेरा पानी कितना होगा,
3 लीटर। ठीक है, अगर आप लोग ये समझ में नहीं आता है तो आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं कि 75% अगर दूध है तो 25% मेरा पानी होगा, तो 4 लीटर का 25% निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 1 लीटर, और 5 लीटर का जब हम लोग निकालेंगे 40% तो मेरा आएगा 2 लीटर। ठीक है ना, यानी कि ये अनुपात भी आपको पता चलते जा रहा है, यानी ए का अनुपात 3 है। ठीक है ना, ए में जो दूध का अनुपात है 3 रेशियो, इसमें भी 3 है। ठीक है ना, यानी 3 लीटर दूध है, और इसमें 1 लीटर दूध है, इसमें भी मेरा 1 लीटर दूध है, यानी 1 लीटर ये 2 लीटर ये, यानी 3 लीटर, यानी 3 लीटर पानी हो गया और 6 लीटर मेरा दूध हो गया। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग मिल्क का और वाटर का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए टोटल मेरा मिल्क है 6 लीटर और मेरा वाटर कितना है 3 लीटर, यानी मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 2:1, 2:1 है। ठीक है ना, और ये जो रेशियो है मेरा बोल रहा है कि कितना होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, यानी मिल्क और रेशियो, मिल्क और वाटर दोनों बराबर होना चाहिए। देखिए मिल्क मेरा 2 है और वाटर मेरा 1 है। ठीक है ना, यानी इससे 1 कम है, 1 कम है ना, तो हमको पानी मिलाना पड़ेगा ना इसमें। ठीक है, तो पानी हमको कितना मिलाना पड़ेगा, पानी हमको 1 और मिलाना पड़ेगा ना, 1 और पानी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो और बोल रहा है इसमें कि ये हम लोग का मिक्सचर कितना लीटर का है, जो मिक्सचर बना जो हम दूसरे बर्तन में जब हम मिलाते हैं उसमें दूसरे बर्तन का जो लेते हैं थी, दूसरे बर्तन में जब हम इस दूध को डालते हैं, ठीक है ना, तो उसमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा, यदि वो 12 लीटर उसमें दूध रखा हुआ है, मिक्सचर रखा हुआ है। ठीक है ना, तो उस 12 लीटर में कितना हमको पानी मिलाना पड़ेगा। देखिए तो ये 2 लीटर हो गया, और ये एक और ये एक 3 लीटर हुआ, यानी 3 लीटर का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 12 लीटर। ठीक है ना, तो हम लोग को एक ही मिलाना है ना, इसमें 1 भाग कम है इसमें वाटर का, तो इसमें 1 भाग का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 12/3 यानी 4 लीटर। ठीक है, इसमें हमको 4 लीटर पानी और मिला देंगे तो मेरा जो ये क्या बोलते हैं, इसमें जैसे हम 4 लीटर पानी मिलाएंगे तो मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक बस एक निश्चित दूरी तय करती है, यात्रा के प्रथम आधे भाग के लिए बस की औसत चाल 60 किलोमीटर पर आवर है और शेष आधे भाग में औसत चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, तो पूरी यात्रा में बस की औसत चाल कितनी है ये बताना है। ये फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है ना, देखिए जब 2 चाल दिया हुआ हो ए और बी अलग अलग, ठीक है ना, दिया हो और दोनों के लिए दूरी क्या हो, बराबर हो। देखिए यहाँ बोल रहा है कि पहले भाग प्रथम आधे भाग के लिए और शेष आधे भाग के लिए, ठीक है ना, आधा यानी दोनों का इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, बराबर हो, तो औसत चाल हो जाता है 2 × AB/A+B। ठीक है ना, तो बस यहाँ पे औसत चाल के लिए मैंने उसी फॉर्मूला का यूज किया है, 2 × 60 × 90/60+90, तो इसको मैंने निकाल दिया 72 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सफेदी कराने की लागत 54.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 8,393 रुपये है। गोले का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, ठीक है ना, और अपने उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करना है, और पाई का वैल्यू कितना लेना है 22/7 लेना है। ठीक है ना, देखिए सफेदी करने की दर कितनी है 54.50 पर सेंटीमीटर क्यूब, और सफेदी करने की कुल लागत कितनी है 8,393 रुपये। ठीक है ना, तो जब मेरा इतना जो है लागत है, इतना मेरा दर है, तो जब हम इससे हम लोग इसका निकाल सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। यदि हम लोग कुल लागत में अगर दर से डिवाइड कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा उस गोले का। तो मेरा कितना आया पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 आ गया। इसको सॉल्व करें हम लोग तो 154 आया। ठीक है ना, और गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है क्या है 4πr²। ठीक है, तो इसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 × 22/7 × r²। ठीक है, क्लियर है। देखिए तो जब ऐसा होता है तो और हमको यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है 154 है। ठीक है ना, ये मेरा फॉर्मूला होता है, हमको वैल्यू आर का निकालना पड़ेगा ना गोले का आयतन निकालने के लिए। ठीक है, तो इसी फार्मूला को, ये जो मेरा फार्मूला है इसके इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पे r² का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 × 7/4, यानी r का वैल्यू मेरा आ गया 7/2। क्लियर है, इतना सेंटीमीटर। अब हमको गोले का आयतन निकालना है। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 गुने, यानी 4/3 × πr³ होता है। क्लियर है, इस गोले का आयतन कितना हो जाएगा, हमको आर का वैल्यू तो पता चल गया है, तो 4/3 गुने 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 गुने 7/3, यानी r³ हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 179.66,
सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको जब हम लोग निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करेंगे तो 180 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिल्डिंग सोसाइटी में एक फ्लैट 5 लाख रुपए नगद में या इस शर्त पर खरीदा जा सकता है कि व्यक्ति जो है वो 54,805 रुपये नगद अग्रिम भुगतान करेगा और शेष 3 समान किस्तों में भुगतान करेगा, ठीक है ना। तो सोसाइटी जो है उस पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लेती है, जो अर्धवार्षिक रूप से लगाया जाता है, ठीक है। यदि फ्लैट को किस्त योजना के अंतर्गत खरीदा गया हो तो इस किस्त योजना में भुगतान किया जाने वाला कुल ब्याज कितना होगा, ठीक है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको प्रत्येक किस्त का व्यक्ति नहीं पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त कितना का होगा ये नहीं पूछ रहा है। इसमें आपको जो आदमी है वो टोटल कितना रुपया ब्याज के रूप में उसको पे करता है, ठीक है। हम लोग को ये निकालना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। देखिए फ्लैट का मेरा मूल्य दिया हुआ है 5 लाख रुपया, ठीक है ना, और वो अग्रिम भुगतान कितना कर देता है, 54,805 रुपया वो अग्रिम भुगतान कर देता है, ठीक है। तो उसको और कितना पे करना पड़ेगा, तो 4,45,195 रुपये। देखिए यहाँ पे जब घटा लेंगे तो 4,45,195 रुपये उसको और पे करना है, ठीक है। तो किस्त की दर कितनी है, मेरा 20% है, लेकिन ये ले कैसे रहा है, अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है ना। तो जब भी ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, ठीक है ना, क्लियर है, और समय दुगुना हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समय का कोई लेना देना नहीं है, आपको 3 बार में ही आपको उसको पे कर देना है, क्लियर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है ना, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं किस मेथड से, इसको लोग सॉल्व करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का जो मेथड है, P अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर N, क्लियर है। देखिए ये जो मेरा जो राशि है जो पे करना है, ठीक है ना, इतना ही पे करना है ना। तो ये मेरा इसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हमको बांटना है किस्त में, ठीक है ना। तो ये जो मेरा इक्वल हो जाएगा, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है कि मान लेते हैं कि एक किस्त का राशि कितना है, 100 रुपया है, एक किस्त का राशि कितना है, 100 रुपया है। तो उस x बट्टे 1 प्लस, और यहाँ पे रेट कितना है 10%, तो 10/100 टू द पावर 1। ये हो गया मेरा पहले वर्ष का किस्त, नहीं ये वाला हो गया पहले वर्ष के लिए, ठीक है, और ये मेरा हो गया दूसरे वर्ष के लिए, और ये वाला हो गया मेरा तीसरे वर्ष के लिए, ठीक है। यानी प्लस x/1 प्लस 10/100 का स्क्वायर दूसरे वर्ष के लिए हो गया, ये प्लस x/1 प्लस 10 टू द पावर 100 ये मेरा हो गया तीसरे वर्ष के लिए, क्लियर है। देखिए आगे 4,45,195 इज इक्वल टू x/10 से कम 10, 10 1 11, एक सेक्शन कट गया, इसमें भी कट गया, इसमें भी कट गया, यानी 11/10, यहाँ पे 11/10 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 11/10 का होल क्यूब, ठीक है। तो जब हम लोग इसको इक्वल करेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा प्लॉट कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इस सारे को सॉल्व करने के बाद आप लोग को x का वैल्यू मिलेगा कितना, 1,79,019 रुपया 50 पैसा, ठीक है। इतना आपको एक किस्त का वैल्यू मिलेगा, यानी एक किस्त में आपको इतना रुपये देना है, ठीक है। और उसको देना है हमको 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, 3 किस्त में देना है। तो 3 किस्त में वो कितने रुपये चुकाएगा, तो 5,37,058 रुपया, ठीक है। इतना रुपया चुकाएगा और 50 पैसा वो चुकाएगा, ठीक है ना। तो टोटल इंटरेस्ट वो दिया कितना, ठीक है। देखिए ये हम लोग को चुका रहे हैं, और ये जो है मेरा, देखिए ये हम चुका रहे हैं, और ये वाला जो है उसको हम लोग को देना है, ठीक है ना। तो हम उसको ब्याज के रूप में कितना रुपया दिए, तो यानी इतना हमको देना था और इतना हमको एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी इतना उसको हम पे किए। तो ब्याज कितना पे किए उसको हम, तो दोनों को घटा देंगे तो मेरा आ जाएगा 91,863 रुपया 50 पैसा, ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले पढ़ते चलता हूँ। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन 15 नंबर कि 5 इनलेट पाइप हैं A B C D और E, और 5 आउटलेट पाइप हैं P Q R S और T, एक टैंक से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। पहला पाई चार्ट, सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाने पर
प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है ना। यानी 5 जो इनलेट पाइप है, वो एक जो इनलेट पाइप कितना भरता है, कितना परसेंट भरा, दूसरा इनलेट पाइप कितना परसेंट भरा, ये बता रहा है, ठीक है ना। यानी पांचों इनलेट पाइप कितना कितना परसेंट भरता है टंकी को, ये बता रहा है। और दूसरा पाई चार्ट जो है, सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाने पर प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है, ठीक है ना। ये मेरा आउटलेट पाइप है और एक जो पाइप है मेरा कितना परसेंट पानी को खाली किया, ये बता रहा है, ठीक है ना। और टैंक की कुल क्षमता दिया हुआ है 1500 लीटर, ठीक है। और बोल रहा है कि सभी इनलेट पाइप को अगर एक साथ खोल देने पे टैंक को भरने में लगता है कितना समय, 3 ही मिनट समय लगता है। अगर हम लोग सारे टैंक के पाइप को अगर खोल देते हैं, यानी खोलने निकालने वाले पानी को खोल देते हैं, तो वो खाली टैंक को खाली कितने देर में कर देगा, 2.5 मिनट में ही खाली कर देगा, ठीक है। देखिए 1500 लीटर का कोई लेना देना है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सारा परसेंटेज में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि कुल जो पानी उसमें है 100 लीटर है, ठीक है, क्योंकि सारा परसेंटेज का ही खेल है। क्लियर है। देखिए तो केवल बी जो है, केवल बी वो कितना परसेंट पानी भरता है, 16 लीटर पानी भरता है। यानी 100 का 16% कितना होगा, 16 ही होगा। यानी हम माने हैं कि कुल पानी 100 लीटर है, तो केवल बी जो है कितना लीटर पानी निकाल रहा है, 16 लीटर। और ये 16 लीटर कितने देर में निकालता है, 3 मिनट में निकालता है, क्योंकि सारा पाइप चालू रहता है 3 मिनट तक। यानी 16 लीटर पानी निकालता है वो 3 मिनट में, ठीक है ना। तो अगर उसको निकालना पड़ जाए, 100 लीटर पानी निकालना पड़ जाए, तो वह कितने मिनट में निकाल देगा, तो 3/16 गुने 100 यानी 75/4 मिनट में वो सारा पानी निकाल देगा, ठीक है। अब मौका मिलता है डी को, ठीक है ना। अब डी जो है वह 20% पानी निकालता है, ठीक है ना। यानी मान लेते हैं 100% मेरा पानी है, 100 लीटर मेरा पानी है, तो 100 लीटर का 20% कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 लीटर हो जाएगा। और वह 20 लीटर पानी वो 3 मिनट में निकालता है, ठीक है ना। तो वो 100 लीटर पानी कितने देर में निकालेगा, तो 3/20 गुने 100 यानी 60/4 मिनट में वो निकाल देगा, ठीक है। क्लियर है। अब केवल बी और डी द्वारा कितने देर में निकाला गया, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे। बी और डी कितना समय ले रहा है टोटल, तो ये इसका समय हो गया, ये इसका समय हो गया डी का, तो दोनों को जोड़े मेरा कितना आया, 135/4 मिनट आ गया। क्लियर है। अब आते हैं निकासी वाले पाइप पे। देखिए केवल क्यू जो है क्या करता है, 100 लीटर पानी था भरा हुआ, तो केवल क्यू 25% निकाल रहा है, यानी वो 25 लीटर पानी निकाल रहा है कितने देर में, 2.5 मिनट में ही, ठीक है ना। तो 100 लीटर पानी कितने देर में निकालेगा, तो 25 लीटर यानी 2.5/25 गुने 100। तो इसको जब हम लोग सॉल्व किए तो मेरा 10 मिनट का समय आया, ठीक है। और बोल रहा है कि पाइप एस द्वारा, क्या बोल रहा है, पाइप एस द्वारा, हाँ देखिए यहाँ पे टैंक को भरने में बी द्वारा लिए गए समय केवल पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग, यानी बी द्वारा लिए गए समय और केवल पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग, और टैंक को खाली करने में केवल क्यू द्वारा लिए गए समय और केवल एस द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो केवल क्यू जो मेरा लेता है 10 मिनट लेता है, और केवल एस कितना समय लेगा, तो एस जो निकालता है मेरा 10% ही निकालता है, यानी 100 का 10% कितना हुआ, 10 लीटर हुआ, ठीक है ना। तो वह 10 लीटर जो पानी कितने देर में निकालता है, 2.5 मिनट में निकालता है, ठीक है। तो वह 100 लीटर पानी कितने देर में निकालेगा, तो 100 लीटर पानी निकाल देगा 25 मिनट में, ठीक है ना। तो केवल की और केवल क्यू और केवल एस दोनों मिलके कितना समय ले रहा है, यानी केवल क्यू जो समय लेता है 10 मिनट लेता है, केवल एस समय लेता है 25 मिनट, ठीक है ना। तो वो दोनों को द्वारा लिया गया समय कितना हो गया, तो 25 और 10 35 मिनट हो गया, ठीक है। और फिर बोल रहा है कि दोनों के योग का रेशियो निकालना है। तो पहले का योग कितना आया है, 135/4 और दूसरे का आया है 35। तो 135/4 भागे 35 करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कितना रेशियो आ जाएगा, 27/28, जो ऑप्शन नंबर मेरा 3 में गिवन है। देखिए यहाँ पे 3 नंबर में गिवन है 27/28। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि ए के 8% और बी के 5% का जो योग है वह ए के 12% और बी के 10% के योग का 3/5 भाग है, और ए और बी का अनुपात कितना है ये निकालना है, ठीक है ना। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिए हैं, क्वेश्चन के अनुसार, यानी ए का 8% यानी ए का 8% और बी के 5% यानी बी का 5% जो है
ए के 12% और बी के 10% की योग का, दोनों के योग का, इन दोनों को जोड़ लिए, स्मॉल ब्रैकेट दे दिए, और इस दोनों के योग का 3/5 भाग है ये वाला सारा, ठीक है। तो इसका दोनों का योग का 3/5 कर दिए, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मेरा A/B आ जाएगा 5:4, और हमसे पूछ रहा है कि ए और बी का अनुपात कितना है, ठीक है। तो जब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो मेरा आ जाएगा A/P यानी 5:4, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये में 8 पैसे आयकर होने पर एक व्यक्ति की शुद्ध आय 3,09,580 रुपये है। यदि आयकर को बढ़ाकर 12 पैसे कर दिया जाए तो उसकी शुद्ध आय कितनी होगी, ठीक है ना। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि 1 रुपये में 8 पैसे बोल रहा है ना, यानी 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। तो 8 पैसे का मतलब कितना हुआ, तो 8/100 × 100 यानी 8% आयकर हुआ, ठीक है। तो देखिए, तो अगर 8% वो आयकर दे रहा है 100 रुपया में, ठीक है ना, ये 8% मेरा आयकर हुआ, यानी वो अगर 100 रुपये पे बात करें हम लोग तो 100 रुपये पे मेरा कितना हुआ, 100 रुपये में मेरा 8% अगर आयकर है तो मेरा 12% ही मेरा नेट इनकम हुआ। यानी 8% यानी हम 100 रुपये कमाते हैं, उसमें से अगर हम लोग 8% हम लोग सरकार को दे दिए टैक्स के रूप में, तो मेरे पास कितना बचेगा, 92% ही बचेगा, ठीक है ना। शुद्ध आय का मतलब होता है कि कितना इन हैंड मेरे हाथ में आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेट इनकम, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि टैक्स को इंक्रीज कर दिया जाता है 12 पैसे, यानी 12% हो जाता है। टैक्स बढ़ करके 12 पैसे यानी 12% हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले मेरा कितना था, पहले जो था मेरा 92% मिला था, पहले 8% था, तो हमको शुद्ध आय कितना मिला था, मेरे हाथ में कितना मिला था, 3,09,580 रुपया, यानी 92% इक्वल टू 3,09,580 रुपया। अब मेरा बढ़ा के कर दिया गया 12 पैसे, ठीक है ना। तो अब हमको कितना रुपया मिलेगा, अब हमको शुद्ध आय कितना मिलेगा, यानी जब टैक्स बढ़ के जब 12% हो गया तो मेरे हाथ में कितना रुपया आएगा, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो जब मेरा टैक्स बढ़ के 12% हो गया तो मेरा नेट इनकम कितना आएगा, जो मेरे हाथ में आएगा वो 88% ही आएगा मेरे, ठीक है। तो 92% का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, तो 88% का वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आ जाएगा 29,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 2,96,120 रुपया आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 नोटबुक और 5 पेन का मूल्य कितना है, 155 रुपये है, तथा 8 पेन और 5 पेंसिल को मिलाकर मूल्य कितना है, 188 रुपया है, तथा 5 नोटबुक और 3 पेंसिल का मूल्य कितना है, 161 रुपया है, तो एक नोटबुक, एक पेन और एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा ये निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ है, पहला नोटबुक है, फिर पेन है, फिर पेंसिल है, और फिर नोटबुक है और फिर पेंसिल है, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 3 आइटम है, पहला नोटबुक है, दूसरा पेन है और तीसरा पेंसिल है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि एक नोटबुक का प्राइस कितना है, 100 रुपया है, तो एक पेन का प्राइस मान लिए Y रुपया और एक पेंसिल का प्राइस मान लिए Z रुपया, ठीक है ना। तो पहला क्या बोल रहा है कि 3 नोटबुक और 5 पेन का मूल्य दिया है 155 रुपया, तो यानी नोटबुक का 100 रुपया है, यानी 3x + 5y = 155। फिर बोल रहा है कि 8 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य है 188 रुपया, तो क्या हो जाएगा सेकंड इक्वेशन, 8y + 5z = 188 रुपया। अब तीसरा बोल रहा है कि 5 नोटबुक और 3 पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 181 रुपया, 161 रुपया है, वो 181 नहीं है, ये 161 है। क्लियर है। चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख ही देता हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं हो। जब हमको कन्फ्यूजन हो गया था, आप लोग को भी कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाएगा। देखिए ये जो है 161 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, तो 5x + 3z = 161 रुपया हो गया। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग को x और y और z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन क्या करते हैं, आसानी से सॉल्व करने के लिए आप किसी भी 2 इक्वेशन को लेकर के आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं लिया हूँ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 लिया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे गुणा करने में थोड़ा आसानी पड़ेगा। देखिए इक्वेशन 3 × 5 कर दिए, यानी हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे जो z का वैल्यू है उसको इक्वल करना है,
जेड के वैल्यू को इक्वल करना है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरा जो जेड का वैल्यू है हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 3 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, और इक्वेशन 2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। चलिए 5 5 25 एक्स और यहाँ 5 दिया 15 जेड प्लस 805, यानी 5 से जो इसमें मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा हमारा 805 रुपया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 24 वाई 115, 3 पचे 15 जेड, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो मेरा आ गया 564 रुपया। इसमें जब हम लोग हटाएंगे तो 15 जेड कट जाएगा, ठीक है ना। तो 25x माइनस 24y इज इक्वल टू 241 रुपया। ये हम इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 5 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 में, देखिए आखिर हमको करना ही पड़ा था बाद में मल्टीप्लाई, कहीं करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको तीनों इक्वेशन सॉल्व करना है ना, इसीलिए। चलिए अब हम लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5, ठीक है। इसमें भी एक्स वाई है और मेरा इसमें भी एक्स वाई है, तो ये मेरा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 ले लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 1 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से, क्योंकि हम लोग को एक्स का वैल्यू इक्वल करना है। इसमें 3x है, इसमें 25x है, ठीक है ना। तो इक्वल कब होगा, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है। चलिए यहाँ पे लोग मल्टीप्लाई कर लिए हैं, 75x प्लस 125y इज इक्वल टू 3875, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके कर दिए 75x माइनस 72y और 723। तो इसको हटाएंगे तो ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। और 125 में से 72, देखिए ये जब घटाते तो साइन चेंज हो जाता है ना, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, माइनस यहाँ प्लस हो गया, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। तो ये दोनों जो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 197 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से मेरा वाई का वैल्यू कितना आएगा, 16 रुपया, ठीक है। यानी मेरा किसी का वैल्यू निकल गया, एक पेन का वैल्यू मेरा निकल गया, ठीक है ना। अब इसी वाई का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे पहले इक्वेशन में, तो मेरा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आया, 25 रुपया आ गया, ठीक है ना। और इसी एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर लिए किस में, जेड में, ठीक है, यानी थर्ड इक्वेशन में। तो थर्ड इक्वेशन जब हम लोग एक्स का वैल्यू पुट किए तो मेरा जेड का वैल्यू कितना आ गया, 12 रुपया, ठीक है ना। और मेरा तीनों निकल गया, नोटबुक यानी एक्स निकल गया, वाई निकल गया और जेड निकल गया, ठीक है ना। और पूछ कितना रहा है, हमको निकालना है एक नोटबुक का, एक पेन का और एक पेंसिल का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा, ठीक है। तो एक नोटबुक, एक पेन और एक पेंसिल का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 25 रुपया, 16 रुपया, ठीक है, और 12 रुपया, तीनों को जोड़ देंगे मेरा 53 रुपया आ जाएगा। यानी तीनों एक एक अगर वस्तु लेते हैं तो हमको 53 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए बोल रहा है फलों के रस की एक खाली बोतल का भार बोतल में कुछ रस भरे जाने के बाद बोतल के भार का 20% है और थोड़ा रस पी लिया गया। अब शेष रस के साथ बोतल का भार उसके मूल भार का 2/5। यहाँ पे आप लोग समझने में दिक्कत होगा यहाँ पे, इसलिए मैंने लिख दिया है 2/5 है। तो कितना प्रतिशत रस पी लिया गया है ये बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फलों के रस की एक खाली बोतल का जो भार है वो बोतल में कुछ रस भरे जाने के बाद बोतल के भार का 20% है। तो मान लेते हैं कुछ रस के साथ बोतल का भार कितना है, 100 रुपया है। तो जब इसका भार जब 100 रुपया है तो इसी का ना 20% है खाली बोतल का भार। तो यहाँ पे खाली बोतल का भार निकल गया, x का 20% यानी 1/5 हो गया मेरा खाली बोतल का भार, और ये मेरा रस के साथ हो गया ये हो गया मेरा रस के साथ बोतल का भार हो गया x, ठीक है। और एक खाली बोतल का हो गया 1/5, ठीक है। अब रस की भार कितनी है, देखिए ये मेरा रस के साथ है, ये मेरा खाली बोतल है। तो रस के साथ मेरे खाली बोतल को घटाएंगे तो मेरा रस का भार निकल जाएगा, यानी x माइनस 1/5 यानी 4x/5 मेरा आ गया, रस का भार आ गया, क्लियर है। अब शेष रस के साथ बोतल का भार कितना हो गया, देखिए अब बात है कि वो रस थोड़ा सा पी लिया जाता है, थोड़ा रस पी लिया गया है, तो अब उसमें कितना शेष बचा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि शेष रस के साथ बोतल का भार कितना है, मूल भार का 2/5 है, मूल भार का, यानी मूल भार मेरा कौन सा है, x है, मूल भार मेरा x है। यानी बोतल में रस के साथ कुछ भार मेरा कितना था, एक सबसे पहले इतना ही था ना, बोतल में रस के साथ x ही था ना, यानी मूल भार मेरा तो यही हुआ। तो शेष रस के साथ बोतल का भार कितना हुआ, मूल भार का 2/5, यानी मूल भार मेरा x है, तो x का 2/5 यानी 2x/5, ठीक है। अब पिए गए रस का भार कितना हो गया,
पिए गए रस का भार कितना हो जाएगा। देखिए रस के साथ मेरा बोतल, देखिए ये शेष रस के साथ बोतल में है, आइए पूरा रस के साथ मेरा बोतल में है। तो पूरे रस के साथ मेरा बोतल में x है और शेष रस के साथ मेरा बोतल में 2x/5 है, ठीक है ना। तो कितना रस पिया गया उसका भार निकल जाएगा। x में से अगर हम 2x/5 को घटा दे तो मेरा कितना है 3x/5 आ गया, ठीक है। तो अब परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना रस पिया गया। तो 3x/5 और मेरा टोटल रस है कितना 4x/5। इसमें पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत रस पी लिया गया है, रस का प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना रस पिया गया है 3x/5 पिया गया है और टोटल रस कितना है 4x/5, ठीक है ना। तो 3x/5 भाग्य 4x/5 करेंगे, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4x हो जाएगा। और गुने परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरा तो कितना आ जाएगा 75% मेरा आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 35 दिन तक कार्य किया और फिर ए ने कार्य को छोड़ दिया। शेष कार्य बी द्वारा अकेले 24 दिनों में पूरा किया गया है। तो बी अकेले पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बात यह है कि ए और बी मिलकर के 45 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। और वो 35 दिन एक साथ काम करते हैं ए और बी। तो जब 35 दिन एक साथ काम करते हैं तो उनके द्वारा कुल कितना काम कर दिया गया। तो 35/45 यानी 7/9 भाग मेरा काम कर दिया है 35 दिन में ए और बी मिल करके। तो अब काम बच कितना गया, तो बचा हुआ काम हो जाएगा 1 माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया है, एक माइनस 7/9, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 माइनस 7/9, यानी 2/9 का मेरा बच गया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि शेष कार्य को बी अकेले 24 दिन में पूरा किया, यानी 2/9 काम ही बचा हुआ है ना। तो 2/9 काम को बी कितने दिन में पूरा करता है 24 दिन में पूरा करता है। तो अगर उसको पूरा काम दे दिया जाए करने के लिए, यानी पूरा एक काम दे दिया जाए करने के लिए, तो कितने दिन में पूरा करेगा। तो 24/2 गुने 9, यानी 108 दिन में वो पूरा करेगा टोटल काम, ठीक है। अगर सारा काम बी को सौंप दिया जाए तब, जो ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नाव धारा के अनुकूल P से Q तक और धारा के प्रतिकूल Q से P तक जाने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि P से Q के बीच की दूरी 6 किलोमीटर है और नदी के प्रवाह की गति 2 किलोमीटर/आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी, ये निकालना है, ठीक है ना। देखिए दोनों में मेरा डिस्टेंस तो सेम है, क्योंकि P से Q जाता है फिर Q से P जाता है, यानी P और Q दो मेरा डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस का वैल्यू कितना है 6 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो माना कि शांत जल में नाव की चाल x है और मेरा नदी का प्रवाह दिया हुआ है 2 किलोमीटर/आवर, ठीक है ना। तो इससे हम लोग अप स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं और डाउन स्ट्रीम का स्पीड निकाल सकते हैं। तो अप स्ट्रीम में मेरा x - 2 किलोमीटर/आवर हो जाएगा और डाउन स्ट्रीम में मेरा x + 2 किलोमीटर/आवर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वो अप स्ट्रीम जाता है कितना किलोमीटर 6 किलोमीटर, यानी 6/x - 2 किलोमीटर, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम कितना जाता है 6 किलोमीटर ही जाता है, तो 6/x + 2 किलोमीटर। और दोनों को जाने में और आने में कितना का समय लगता है, तो मेरा 4 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसको x का वैल्यू लाने के लिए हम लोग को बहुत सारे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा यहाँ पे ला करके। जब ये आ गया x² - 3x - 4, तो इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा -1 और x का वैल्यू आ जाएगा 4। और मेरा कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होता, तो इसलिए मेरा इसको काट देंगे, इसका पॉजिटिव आंसर होगा, यानी 4 मेरा ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। और ये जो है मेरा शांत जल में नाव का चाल है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं आसानी से बनाना तो इसको लोग बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग सबका एक ऑप्शन लेकर पुट करना है। देखिए ये मेरा इक्वेशन तो बनेगा ही बनेगा, ये जो इक्वेशन है मेरा बनेगा ही बनेगा। इसी में क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि मेरा 4 आ रहा है कि नहीं, यानी 6 में सबसे पहले हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन को, और हम इसको भी पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरा शुरुआत हम लोग करते हैं फर्स्ट ही ऑप्शन से, ठीक है ना। तो जब भी आप लोग शुरुआत करिएगा तो शुरू से शुरुआत करके देखिए, आप लोग पहले पुगता है, मतलब वहाँ पे वो
वो आंसर आता है कि नहीं, जो राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ है उतना आता है कि नहीं। जब हम लोग पुट कर दिए यहाँ पे 4 का वैल्यू 6/4 माइनस 2, 6/4 प्लस 2, यानी 4 में से 2 गया 2, यानी 2 3 6, और 4 प्लस 2 6, 6 कम 6, 3 प्लस 1 मेरा कितना आ गया, 4 आ गया ना। तो मेरा सिंपल सा कि मेरा यही मेरा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अगर आप लोग इसको या इसको पुट करिएगा तो आपको ये 4 के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, आगे पीछे आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आसानी से ऑप्शन के थ्रू इतना ही दूर में बना सकते हैं। अगर आप लोग पूरा प्रोसेस के साथ जाना चाहते हैं तो ये वाला प्रोसेस है पूरा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये मेरा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 23। यदि एक कक्षा के 6 छात्रों का भार क्रमशः इतना दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उनका औसत भार निकालना है। तो औसत भार क्या होता है, सारे भार का योग बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सारे भार का योग यहाँ पे है, बटे 6 कर दिए, कितना आया 305.4 आया। तो जब हम इसको सॉल्व किए तो मेरा आ गया 50.9 kg, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ठीक है ना, और इस चैनल को भी शेयर करिए साथ ही साथ, और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए और मेरे साथ जुड़ के पढ़ने के लिए, ठीक है। आज जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और इस बार का जो ICAR का जो एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, और ताकि आप लोग इन फ्यूचर जितना भी एग्ज़ाम होने वाला है ये उसमें आप लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का। एक बहुमंजिला भवन के शीर्ष से एक 12 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 7 डिग्री हैं, तो दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी होगी ये निकालना है। इसका 2 प्रोसेस है, ठीक है। पहला प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है और सेकंड प्रोसेस थोड़ा सा छोटा है। चलिए पहले पहला प्रोसेस देख लेते हैं जिसको लंबे प्रोसेस के साथ जाना है, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस है, ये मेरा फिगर बनेगा, ठीक है। एक बहुमंजिला इमारत हो गया ये AB, और एक मेरा जो भवन है वो 12 मीटर ऊंचा है, यानी एक मेरा जो भवन हो गया EC, इसका लेंथ है 12 मीटर, ठीक है ना। और जो बहुमंजिला भवन है उससे जब हम लोग इसके शीर्ष देखते हैं और इसका जो बॉटम देखते हैं तो दोनों का अवनमन कोण कितना बनता है। पहला अवनमन कोण है 45 डिग्री, और जो मेरा बॉटम है उसका अवनमन कोण है 60 डिग्री, ठीक है ना। जब ये मेरा बनता है ऐसे, ठीक है, तो ठीक इसी के अनुसार एक हम लोग इसके पैरेलल लाइन खींच लेते हैं डॉटेड में, ठीक है। ये 45 है तो ये भी मेरा 45 हो जाएगा। ये जो मेरा एंगल जो 60 है तो ये जो नीचे वाला एंगल है ये भी मेरा 60 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए हमको डिस्टेंस निकालना है BC का, यानी B का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, B कितना होगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC, ये जो मेरा ट्रायंगल है AB और C में, इस ट्रायंगल में मेरा यहाँ पे जो ये किसका वैल्यू निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। और हमको कुछ वैल्यू पता है किसका, AB का वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो हम ये मेरा E से C मेरा 12 है, तो D से B भी मेरा 12 होगा, क्योंकि हम पैरेलल लाइन खींचे हुए हैं, ठीक है ना। और D से A का वैल्यू मान लेते हैं H है, क्लियर है। तो यानी पूरे का वैल्यू कितना हो गया H + 12। तो इन ट्रायंगल ABC में tan 60 कितना होता है, P/B होता है, तो इस एंगल का P ये हो जाएगा, B नीचे हो जाएगा, यानी P कितना हो जाएगा H + 12/B, 12 + H/B, क्लियर है। और tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 + H/√3। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल AD और E, ठीक है। इन ट्रायंगल AD में tan 45 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा कितना है, ये मेरा है 45 डिग्री, क्लियर है, ठीक है ना। तो ये जो मेरा 45 डिग्री है तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, ADP हो जाएगा, और B के कौन सा हो जाएगा, D मेरा B हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग तो H माने हुए हैं DA को, तो यहाँ पे 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा, क्लियर है। और tan 45 कितना होता है 1 होता है, यानी B = H मेरा आ गया सेकेंड नंबर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ H इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें से हम लोग H का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ताकि मेरा B का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो इसमें जब हम लोग पुट करते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन में H का वैल्यू, तो B = यहाँ पे जो H है यहाँ पे B आ जाएगा, तो 12 + B/√3, ठीक है। तो अब जब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, यहाँ पे B का वैल्यू ऐसे आया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे B का वैल्यू इतना आ गया,
तो हम लोग इसको सॉल्व करने के आगे रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने रेशनलाइज कर दिया है इसको। रेशनलाइज जब किया तो मेरा कितना आया 6 इंटू रूट अंडर 3 + 1 जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। ठीक है, अगर आप उसको बनाना चाहते हैं इजी वे में, ठीक है, तो आप लोगों को कुछ याद रखना पड़ेगा। देखिए ये मेरा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा है 45 डिग्री और ये मेरा है 30 डिग्री, ठीक है ना। तो जो यहाँ से यानी हाइट, ये मेरा हाइट हो गया, ठीक है। हाइट का जो वैल्यू होगा ऑलवेज √3 होगा और यहाँ से लेकर के 60 डिग्री तक का वैल्यू हमेशा 1 होगा और यहाँ से लेकर के 45 डिग्री तक का वैल्यू हमेशा √3 होगा और यहाँ से लेकर के हमेशा जो यहाँ तक का वैल्यू मेरा 3 होगा। ये चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना है, ठीक है ना, तब जाके आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये मेरा फिगर बनेगा ABCD, जो ऊपर मेरा फिगर दिया हुआ है सेम फिगर यहाँ पे है, ठीक है। ये मेरा अवनमन कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, ये मेरा दिया हुआ है 60 डिग्री, यानी जो ऊपर देखता है तो उसका है 45 डिग्री और जो मेरा नीचे देखता है उसका है मेरा 60 डिग्री। क्लियर है। तो जब ये मेरा 45 डिग्री अवनमन कोण है तो ये वाला जो मेरा कोण है रेड कलर वाला, जो मेरा रेड कलर में जो बनाया गया है कोण, ये मेरा हो गया 45 डिग्री, 45 90 हो गया। और देखिए ये वाला जो ब्लू कलर वाला जो है ये है मेरा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो ये मेरा रेड कलर वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। और दूसरी बात हम लोग को ध्यान देना है कि इसमें कॉमन चीज हमेशा, जब भी क्वेश्चन ऐसा रहता है हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें एक चीज़ हमेशा कॉमन होता है, ठीक है ना। तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन मेरा ये है, दोनों भवनों के बीच की दूरी मेरा क्या है कॉमन है, यानी DE = BC मेरा कॉमन है हमेशा, ठीक है। यही मेरा क्या है, मेरा कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। ट्रायंगल ADE में और ट्रायंगल ABC में दोनों मेरा कॉमन क्या है DE और ये मेरा BC, ये मेरा कॉमन है। क्लियर है। और कॉमन जो होगा वो क्या होता है मेरा हमेशा हाइट होता है, ठीक है। पहले कॉमन हाइट देख लेंगे, यानी जो भी मेरा कॉमन होगा ना वो उसको हम लोग हाइट मानते हैं हमेशा, उसको हम लोग हाइट मानेंगे, यानी BC और DE को क्या मानेंगे हाइट मानेंगे, और BC में DE मेरा इक्वल है यानी इसको हम लोग हाइट मानेंगे हमेशा। तो इन बोथ ट्रायंगल, एंगल ADE एंड ABC दोनों में मेरा क्या है, मेरा ये मेरा DE जो इक्वल है BC के, ठीक है। और जब BC में मेरा DE मेरा इक्वल है तो इसको हम लोग √3 मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा बोले हैं कि हम हाइट को मानेंगे √3। क्लियर है। तो अब इन ट्रायंगल ABC AB = 3, देखिए इन ट्रायंगल ABC ये मेरा जो AB का वैल्यू होगा क्या होगा 30 होगा, क्योंकि हम बताए हैं कि यहाँ से हाइट से लेकर के 30 डिग्री तक का वैल्यू मेरा कितना होता है, 3 होता है यहाँ पे, ठीक है ना। इस हाइट से लेकर के 30 डिग्री तक का वैल्यू मेरा कितना होगा 3 होगा, यहाँ से लेकर के, यानी AB का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब इन ट्रायंगल ADE, अब देखिए इन ट्रायंगल AD और E में, ये तो मेरा पता है कि D मेरा √3 है और BC में √3 है, ठीक है ना। तो AD का वैल्यू क्या होगा, और AD मतलब यहाँ 45 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू मेरा 45 डिग्री होगा, तो 45 का वैल्यू कितना लेना है √3 लेना है। क्लियर है। देखिए अब आसानी से बना सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC AB = 3 एंड इन ट्रायंगल AD = √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मेरा AB है, मेरा AB मेरा पूरा क्या है, मेरा 3 है, और AD मेरा क्या है, मेरा √3 है। तो इस पूरे AB में से जब हम लोग AD को घटा लेंगे तो मेरा ये 12 के इक्वल आ जाएगा, 12 के इक्वल, यानी 3 - √3 = 12 आ जाएगा, जो मेरा दिया हुआ 12 मीटर यहाँ पे, यानी BD मेरा कितना दिया हुआ है 12 मीटर मेरा दिया हुआ है। जब 3 - √3 = 12 मीटर दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है BC ही निकालना है ना। अब BC का वैल्यू मेरा कितना है 3 मीटर है, तो हम √3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 12 का इतना = 12, तो √3 = क्या हो जाएगा, तो 12 अपॉन ये मेरा नीचे में आ जाएगा, ठीक है ना। और √3 हमको निकालना है तो इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ सॉल्व करके, √3 का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, तो 12 × √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 - √3, ठीक है। अब 3 - √3 का हमको यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा, 3 + √3 ऊपर हो जाएगा, 3 + √3 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 12 √3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 36 √3 + 36 अपॉन यहाँ पे A - B × A + B है, तो A - B × A + B क्या होता है A² - B²। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 9 में से 3 गया 6
आई 36 मेरा इसमें से कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो 6 1 36 हो गया, यानी 6 इंटू √3 + 1, जो ऑप्शन नंबर 4 में मेरा गिवन है। आप लोग को दोनों में से जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6900 रुपया को 5 पुरुषों, 4 महिलाओं और 6 लड़कों के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि 1 पुरुष, 1 महिला और 1 लड़के को 7:5:4 के अनुपात में दिया गया है। ठीक है, तो प्रत्येक महिला का भाग कितना होगा। देखिए पुरुष को मिलता है 7 भाग, महिला को मिलता है 5 भाग और लड़के को मिलता है 4 भाग। यहाँ पे एल से माना गया है लड़का को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पुरुष को 7x मिला, महिला को 5x मिला और लड़के को 4x मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पुरुष, 4 महिला और 6 लड़के को टोटल कितना मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एक को मिला है 7x, तो 5 को कितना मिलेगा, 7x गुने 5। एक को मिला है 5x, 5 महिला को, एक महिला को 5x मिला है, तो 4 महिला को कितना मिलेगा, 5x गुने 4। एक लड़के को मिला है 4x, तो 6 लड़के को कितना मिलेगा, 4x गुने 6, इन टोटल मिलेगा 79x मिलेगा। ठीक है, और 79x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7900 रुपये दिया हुआ है, तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 100। तो पूछ रहा है कि एक महिला को कितना मिलेगा, तो एक महिला का वैल्यू कितना है, 5x है मेरा, तो 5x यानी 5 गुने 100 यानी 500 रुपये। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था 25 नंबर। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और अभी जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर बनाइए। ठीक है, और अपने से सॉल्व करने का भी कोशिश करिए। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो जा करके आप लोग लेक्चर्स को देखिए और इसको समझने की कोशिश करिए। अगर आप लोग को इसमें से कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आता है, कोई भी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत होता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।